The school auditorium was to be constructed to accommodate at least 1,500 people. The chairs are to be placed in concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 seats, more than the previous one. Okay. तो इन 3 लाइन्स को पढ़कर इतना आइडिया तो हो गया है कि ये क्वेश्चन एपी का है और इस पूरे ऑडिटोरियम में ओके मैं अगर आपको एक पिक्चर ऊपर से दिखाऊं तो कुछ इस तरह से ये सीट्स हैं ओके। एक ये है, देन दूसरा ये सर्कुलर रो है, तीसरी सर्कुलर ये रो ये है, ऐसी चौथी पांचवी छठी होगी। तो फर्स्ट सर्कुलर रो में कुछ सीट्स हैं 1 2 3 इस तरह से कुछ सीट्स हैं ओके। देन इसी तरह सेकंड सर्कुलर रो में कुछ सीट्स हैं। तो बोला गया है कि हर सक्सीडिंग सर्कुलर रो में 10 सीट्स ज़्यादा रहती हैं ओके। और ये भी बताया गया है कि फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि इफ़ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज़ 30 सीट्स, मतलब अगर फर्स्ट सर्कुलर रो में 30 सीट्स हैं तो नेक्स्ट सर्कुलर रो में 40 सीट्स होंगी। उसके बाद थर्ड सर्कुलर रो में 50 सीट्स होंगी, देन 60, देन 70, देन 80 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो ये एक एपी बन चुकी है। अगर मैं नंबर ऑफ़ सीट्स देखूँ फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में, थर्ड रो में, तो आपको दिखाऊंगा ये एक एपी है। फर्स्ट रो में 30 सीट्स हैं, सेकेंड रो में क्योंकि 10 इंक्रीज़ हो जाएंगी तो 30 + 10 40 होंगी, एंड देन थर्ड रो में 50 होंगी, उसके बाद 60 होंगी, उसके बाद 70 होंगी एंड सो ऑन ओके। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो ये एक एपी बन गई है। इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है ये 30 है और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 है, क्योंकि लगातार 10 ऐड होता जा रहा है ओके। जो नंबर रेगुलरली ऐड होता है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस 10 है एंड फर्स्ट टर्म 30 है, इसका मतलब फर्स्ट रो में 30 सीट्स हैं। क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। तो फर्स्ट रो में 30 सीट्स हैं, सेकेंड रो में 40 सीट्स हैं, थर्ड में 50 हैं, फोर्थ में 60 हैं। इन्होंने पूछा है 10th रो में क्या होगा। तो आपको एपी का 10th टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला मालूम होगा, उसी को यूज़ करो आप और पता कर लो कि 10th रो में कितनी सीट्स होंगी। तो मैं A10 फाइंड कर लेता हूँ। A10 मतलब 10th टर्म क्या होगा इस एपी का वो फाइंड करता हूँ। तो किसी भी एपी का nth टर्म फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n-1d, a + n-1d। यहाँ a का मतलब फर्स्ट टर्म है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हैं और d का मतलब कॉमन डिफरेंस है ओके। तो चलिए इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं। a + n-1d, a की जगह मैं 30 लिख दूँगा, प्लस n-1 n की जगह मैं 10 लिख दूँगा, 10-1, और d डिफरेंस की जगह मैं 10 लिख दूँगा ओके। a की वैल्यू 30 थी, d की वैल्यू 10 थी और हमें 10th टर्म फाइंड करना है, इसलिए मैंने n की जगह 10 लिखा है। आई होप ये क्लियर है। आप देखें ये हो जाएगा 30, ये 10-1 होता है 9, 9 मल्टीप्लाई करेगा 10 को तो 90 मिलेगा। तो ये फर्स्ट आंसर आपका 120 हो गया ओके। इस पार्ट का आंसर मिल गया आपको कि 10th रो में 120 सीट्स होंगी। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज़ नीड टू बी देयर। तो फर्स्ट रो की सीट्स, सेकेंड रो की सीट्स, थर्ड रो की सीट्स और ये जितनी भी रोज़ हैं इन सारी रोज़ की अगर सीट्स को ऐड कर लिया जाए तो टोटल सीट्स होंगी और वो टोटल सीट्स हमें 1500 चाहिए ओके। तो पहले आप देख लें किसी भी एपी का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1d। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप टोटल फाइंड कर लेते हो, सम फाइंड कर लेते हो सारे टर्म्स का। इस क्वेश्चन के केस में आपको अगर टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स फाइंड करनी है तो आप SN की हेल्प से फाइंड करोगे। यहाँ n का मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स है, a का मतलब फर्स्ट टर्म है, n का मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं और d का मतलब कॉमन डिफरेंस है। चलिए इस फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं। तो मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है n/2 × 2a + n-1d। अब इस सेकेंड पार्ट में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स तो हमें ऑलरेडी मालूम है 1500, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कितनी रोज़ में ऐसा होने वाला है ओके। 10 रोज़ में ऐसा होगा या 15 रोज़ में ऐसा होगा या 20 रोज़ में ऐसा होगा। तो सम तो हमें गिवन है 1500, तो सम की जगह मैं 1500 लिख देता हूँ। ये n की वैल्यू नहीं मालूम है तो मैं n को n लिखा रहने देता हूँ। 2a का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 30 है, प्लस n की वैल्यू वी डोंट नो, हम फाइंड करने आए हैं, और d का मतलब कॉमन डिफरेंस जो कि 10 है। अब आप इस 2 को भेज दो लेफ़्ट साइड में तो ये 1500 को मल्टीप्लाई करेगा और आपको मिलेगा 3000।
राइट साइड में हमारे पास n है और ब्रैकेट में 2 इंटू 30 60 है। इस n ने 10 को मल्टीप्लाई किया तो आपको n 10n मिलेगा, -1 ने 10 को मल्टीप्लाई किया तो -10 मिलेगा, इज़ इक्वल्स टू 3000 इज़ इक्वल्स टू n, और 60 माइनस 10 हो जाएगा 50 प्लस 10n। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। n ने 50 को मल्टीप्लाई किया तो 50n मिलेगा, n ने 10n को मल्टीप्लाई किया तो 10n स्क्वायर मिलेगा। ये है इक्वेशन। अब आप देखो इस इक्वेशन का हर टर्म 10 से डिविजिबल है। 3000, 50, 10 ये सारे नंबर 10 से डिविजिबल हैं। तो अगर पूरी इक्वेशन किसी नंबर से डिविजिबल है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा करने से इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। तो मैं पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देता हूँ। 3000 बचेगा 300, 50 बचेगा 5 और 10 बचेगा 1, मतलब 1n स्क्वायर। 1n स्क्वायर या n स्क्वायर लिखें, सेम बात है। ओके, थोड़ा सा मैं इसको और चेंज करता हूँ। ये n स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 5n लिखा हुआ है, और मैं 300 को भेज देता हूँ राइट साइड में तो ये -300 हो जाएगा, और बाकी दूसरी तरफ इज़ इक्वल्स टू 0 बचेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और लास्ट नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करो ना तो आपको -300n स्क्वायर मिलेगा। तो 5n के दो पार्ट्स कर दो, 5n को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, और इस तरह से स्प्लिट करो कि अगर उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो ना तब भी 300 ही मिले आपको। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो मैं यूज़ करता हूँ। वो जो मुझे 300 मिल रहा है ना, मैं उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। मैंने 2 से डिवाइड किया इसे, आई गॉट 150। मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, आई गॉट 75। मैंने इसे 3 से डिवाइड किया, आई गॉट 25। मैंने इसे 5 से डिवाइड किया, आई गॉट 5। मैंने इसे 5 से डिवाइड किया, आई गॉट 1। सो ये फैक्टर्स हैं 2, 2, 3, 5, 5। ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये हमारी हेल्प करेंगे इस नंबर को स्प्लिट करने में, 5n को स्प्लिट करने में। ओके, तो देखें यहाँ पर ग्रुप बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 5 और 3 को एक ग्रुप में रख दिया और 5, 2, 2 को अलग ग्रुप में रख दिया। तो 5 इंटू 3 का मतलब 15 होता है, और 5 इंटू 2 का मतलब 20 होता है। तो आप देखो 20 और 15 हमारे नंबर्स हैं। ओके, 20 और 15। तो आप इसको ब्रेक कर दो 5n को दो पार्ट्स में, 20n माइनस 15n माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। आप चेक कर लो, अगर ये मिडिल के जो दो नंबर्स हैं अगर इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -300n स्क्वायर मिलता है। अगर आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको -300n स्क्वायर मिलता है। इसका मतलब ये है कि हमारी स्प्लिटिंग सही है। एक चीज़ और, अगर आप इस पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे, 20n में से 15n को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5n ही मिलेगा। ठीक है जी, मतलब सब कुछ सही है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो शुरुआत के दो टर्म्स लिखे हुए हैं n स्क्वायर प्लस 20n, इनमें n मिल जाएगा कॉमन आपको। अब अगर n स्क्वायर को इस कॉमन से डिवाइड करोगे तो n बचेगा ब्रैकेट में। 20n को अगर आप n से मतलब कॉमन से डिवाइड करोगे तो 20 बचेगा ब्रैकेट में। ओके, कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि अब आप हर टर्म को उस कॉमन से डिवाइड करके लिखोगे। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो और 15 कॉमन ले लो। अब अगर आप -15n को -15 से डिवाइड करोगे तो n मिलेगा, -300 को -15 से डिवाइड करोगे तो +20 मिलेगा, इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो n+20 यहाँ भी है, n+20 यहाँ भी है, तो n+20 कॉमन हो जाएगा, n+20 कॉमन हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में n-15 बचेगा, इज़ इक्वल्स टू 0। देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। अगर आपने n+20 को कॉमन ले लिया तो इस फर्स्ट पार्ट में n+20 निकल गया कॉमन तो बचा है n। सेकेंड पार्ट में n+20 निकल गया कॉमन तो बचा है -15। तो इस वजह से मैं लिख रहा हूँ n+20 इंटू n-15। अब n+20 की वैल्यू 0 हो सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि n-15 की वैल्यू 0 हो सकती है। ओके, देखो इन दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब इनमें से कोई एक तो 0 रहा होगा तभी 0 आएगा। जब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 0 मिलता है। तो या तो फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू 0 है या तो सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू 0 है। अगर फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू -20 बनेगी। अगर सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू 15 बनेगी। अब n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और इस क्वेश्चन के केस में n का मतलब है ये नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ सर्कुलर रोज़। तो ये जो नंबर ऑफ सर्कुलर रोज़ है ना, ये नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। इस हॉल में 10 रोज़ हो सकती हैं, 20 रोज़ हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, 17 हो सकती हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये जो नेगेटिव आंसर है गलत है। ओके, तो आप यहाँ लिख दोगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप सॉल्व कर रहे थे उसमें n की वैल्यू तो -20 मिलेगी, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से -20 गलत है। तो n इज़ इक्वल्स टू 15, ये आंसर सही है। ओके, दिस इज़ करेक्ट।
ओके, मतलब अगर आपको 3000 सीट्स चाहिए इस ऑडिटोरियम में, तो देयर शुड बी, सॉरी, अगर आपको 1500 सीट्स चाहिए ऑडिटोरियम में, तो इतनी रोज़ होनी चाहिए, 15 रोज़ होनी चाहिए। ये आंसर है सेकंड पार्ट का। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट के चॉइस वाले पार्ट में, जहाँ लिखा हुआ है इफ़ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। ये पूछ रहे हैं कि जब ऑडिटोरियम में 10 रो हो जाती है, ये फर्स्ट रो है, देन सेकंड रो है, देन थर्ड रो है, देन फोर्थ रो है, तो 10 रोज़ कंप्लीट करने के बाद कुछ सीट्स आप ऑलरेडी हॉल में डाल चुके होंगे, ठीक है ना। तो पूछा ये गया है कि 10 रोज़ कंप्लीट होने के बाद अभी और कितनी सीट्स की ज़रूरत है 1500 को पूरा करने में। तो चलो पता कर लेते हैं कि अगर 10 रोज़ हैं तो 10 रोज़ में सीट्स कितनी होंगी। ओके, तो मैं यहाँ पता करने वाला हूँ कि सम ऑफ सीट्स इन 10 रोज़, ये फाइंड कर लेता हूँ। ओके, ये फाइंड करूँगा मैं। आपको मालूम है कि अगर मुझे सम ऑफ n टर्म्स मालूम करना हो तो ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। n टर्म्स के लिए ये फार्मूला होता है, तो यही फार्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है ना। S10 का मतलब है कि मैं 10 रोज़ में नंबर ऑफ़ सीट्स फाइंड करने वाला हूँ। ठीक है जी, शुरू करता हूँ। फॉर्मूला में आपको पता है कि यहाँ पर n/2 लिखा जाता है, तो n/2 की जगह मैं 10/2 लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है n की वैल्यू यहाँ पर 10 है। देन ब्रैकेट में मैं 2a लिखता हूँ, 2a की वैल्यू 30 है, प्लस मैं n-1 लिखता हूँ यहाँ पर, तो n का मतलब तो 10 है, -1 और डिफरेंस भी 10 है, ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके जी, मैंने वही फार्मूला यूज़ किया है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ओके, फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। यहाँ 10/2 का मतलब 5 हो गया, 2 इंटू 30 का मतलब 60 हो गया, 10-1 का मतलब 9 होता है, 9 ने 10 को मल्टीप्लाई किया 90 हो गया। अब ये 5 मल्टीप्लाई करेगा इस सम को, ये सम है 150, तो इन दोनों ने मल्टीप्लाई किया 750 आ गया। इसका मतलब 10 रोज़ में 750 सीट्स पड़ चुकी हैं, मतलब ऑडिटोरियम में अगर 10 रोज़ होती तो 750 सीट्स आ चुकी हैं। टोटल सीट्स कितनी चाहिए आपको? टोटल सीट्स चाहिए 1500। तो पूछा गया है अभी और कितनी सीट्स की ज़रूरत है। ओके, अभी और कितनी सीट्स की ज़रूरत है? तो बड़ा आसान है, नंबर ऑफ सीट्स स्टिल रिक्वायर्ड। ओके, या फिर नंबर ऑफ़ सीट्स रिक्वायर्ड आफ्टर 10th रो। देखें, आपको टोटल 1500 सीट्स चाहिए थी और 10 रोज़ में आप 750 सीट्स पहले ही पा चुके हैं। सब्ट्रैक्ट करने से पता चला 750, मतलब आपको 750 सीट्स की और ज़रूरत है। ये सेकंड पार्ट के चॉइस वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। ओके, इसका आंसर 750 है, इसका आंसर 15 रोज़ था और इसका आंसर 120 सीट्स था। अब आते हैं इस थर्ड पार्ट पर। इफ़ देयर वर 17 रोज़ इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स विल देयर बी इन द मिडिल रो। ओके जी, तो अगर 17 रोज़ हैं, सोचिए अगर टोटल रोज़ 17 हैं, तो अगर टोटल रोज़ 17 हैं तो जो मिडिल टर्म होगा वो 9th होगा, जो मिडिल रो होगी वो 9th रो होगी। ओके, जो मिडिल रो होगी वो 9th रो होगी, मिडिल रो क्या होगी? 9th होगी। कैसे पता चला? अगर ये आपको समझना है तो आप क्या करो, 17 में 1 ऐड करो और 2 से डिवाइड करो और आप देखो आपको 9 मिलेगा। 17 + 1 होता है 18, 18/9। ओके, तो मिडिल रो मतलब 9th रो की बात हो रही है। एक बार फिर समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। इन्होंने बोला है कि अगर पूरे ऑडिटोरियम में 17 रोज़ हैं तो सीट्स कितनी होंगी मिडिल रो में, जो बिल्कुल बीच में रो आती है ना, उसमें कितनी होंगी। तो पहले आपको ये पता करना था कि बीच वाली रो है कौन सी, तो उसको मैंने पता कर लिया है कि ये 9th रो है। ओके, एक बार फिर देख लेते हैं इस पेज को। नंबर ऑफ़ रोज़ 17 थी, 17 ऑड है, ऑड नंबर है, तो जब भी ऑड हो तो मिडिल टर्म फाइंड करने का तरीका ये है कि उस ऑड नंबर में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, ये 9th मिल गया। ये 9 आंसर नहीं है, 9th रो इज़ द मिडिल रो। अब 9th रो में सीट्स कितनी है ये पता करते हैं। ओके, सीट्स इन 9th रो, सीट्स इन 9th रो। किसी भी रो में सीट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है वही a + n-1d। ओके, a + n-1d, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम फाइंड कर लेते हैं AP का कोई भी टर्म, या इस क्वेश्चन में ये पता कर लेते हैं कि किस रो में कितनी सीट्स होंगी। आप क्या करो, इस a की जगह पर a की वैल्यू लिख दो, a की वैल्यू 30 रहेगी, n की वैल्यू 9 रहेगी इस जगह और d की वैल्यू 10 रहेगी। चलिए लिखते हैं, तो a की जगह मैं 30 लिखूँगा, n की जगह मैं 9 लिखूँगा क्योंकि मुझे 9th रो में पता करना है और डिफरेंस 10 है। ये हो जाएगा 30 प्लस 9 - 1 8 होता है, 8 ने 10 को मल्टीप्लाई किया तो 80 हो गया, इन्हें ऐड करने पर 110 मिला। इसका मतलब
नाइन्थ रो में 110 सीट्स हैं। ओके, तो इस लास्ट पार्ट का आंसर 110 सीट्स हो जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।